बुक मिल जाएगी एक? है आपके पास? शुक्रिया भाई जी। हम चैप्टर 15 पे थे गालिबन, आ जाएं चैप्टर 15 पे। यार ये किताब इतनी साफ क्यों है? सफ़े भी जुड़े हुए हैं माशाल्लाह जी। अच्छा, 15वां चैप्टर जुड़ा हुआ है। चलिए जी, चैप्टर 15 सफ़ा नंबर 322 पे आइएगा। हमने पढ़ लिया था सेक्शन 114 किन किन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है, ऐसे ही है। सेकंड पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग अ रिटर्न या फिर व्हेन अ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट। कब समझा जाएगा कि रिटर्न कंप्लीट है? अच्छा, ये हेडिंग्स ना आपको अजीब अजीब सी नज़र आ रही होंगी। ऊपर 1 में लिखा हुआ है हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, नीचे व्हेन अ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट। तो बेसिकली पास्ट पेपर में जो सवाल आए हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट से आए हैं, तो इसलिए उन्हीं की हेडिंग बना दी गई ताकि अगर ये सवाल दोबारा रिपीट हो जाए तो आपको पता हो। तो मेरे भाई, रिटर्न जमा करवाने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या फिर कब ये समझा जाएगा कि आपकी रिटर्न मुकम्मल है? अ रिटर्न ऑफ इनकम शेल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। सर जी, रिटर्न जो है वो आपने रजिस्टर का कागज़ फाड़ के उस पर कैलकुलेशन करके तो जमा नहीं करानी होती। ये बाकायदा एक फॉर्म पे होती है। जैसे आप लोग कॉलेज में आए थे तो आप लोगों का एडमिशन हुआ था, तो बाकायदा उसका एक एडमिशन फॉर्म था। तो वो फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो रिटर्न भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म के ऊपर होगी। एंड शेल कंटेन प्रिस्क्राइब एनेक्सर्स एंड स्टेटमेंट्स। वर्किंग 1 बनाते थे इनकम फ्रॉम बिजनेस, वर्किंग 2 बनाते थे इनकम फ्रॉम सैलरी, वर्किंग 3 बनाते थे कैपिटल गेन। ये एनेक्सर्स हैं। तो वो जितनी भी वर्किंग्स होती हैं वो वहाँ पे एनेक्सर्स में जमा हो रही होती हैं। इंशाल्लाह जब ये रिटर्न्स का टाइम आएगा ना, तो 3-4 दिन बाद, तो मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमारी रिटर्न किस तरह की होती है। तो उसके अंदर एनेक्सर्स भी होंगे और स्टेटमेंट्स वगैरह भी कुछ अटैच करनी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें रिटर्न का हिस्सा होंगी, ये सब आपने जमा करवानी है। नहीं करवाएंगे तो रिटर्न विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट। ओके। द बोर्ड में प्रिस्क्राइब डिफरेंट रिटर्न्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ इनकम और पर्सनस। बोर्ड ये कह सकता है कि अगर कोई शख्स डिफरेंट तरह की इनकम कमा रहा है तो वो रिटर्न भी डिफरेंट तरह की कराएगा। यानी एक शख्स अगर सिर्फ सैलरी कमा रहा है तो वो सैलरी वाली रिटर्न जमा करा दे। एक शख्स सिर्फ बिजनेस कमा रहा है वो बिजनेस वाली करा दे। एक शख्स सिर्फ डिविडेंड करा रहा है तो डिविडेंड वाली रिटर्न जमा करा दे। तो डिफरेंट तरह की रिटर्न्स भी आपको मिल जाती हैं। तो बोर्ड ये कह सकता है कि सैलरी वाले ने ये वाली करानी है, बिजनेस वाले ने ये करानी है, प्रॉपर्टी वाले ने ये करानी है, जो सब कमा रहे हैं उन्होंने ये वाली करानी है। तो इस तरह के वहाँ पे अवेलेबल हैं तमाम चीज़ें, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। इंक्लूडिंग पर्सन सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन, ये वो डिविडेंड वाली बात है। तो डिविडेंड वाले भाई साहब भी अपनी वक्री रिटर्न जमा कराएंगे। जैसे आप लोग आते हैं ना, PRC वाले का अलग फॉर्म, कैफ वाले का अलग फॉर्म, ACC वाले का अलग फॉर्म, बिल्कुल ऐसी ही यहाँ पर ये चीज़ है। शेल स्टेट ऑल द रेलिवेंट पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट। जी, तमाम बातें आपने बतानी है, तमाम पार्टिकुलर्स, तमाम डिटेल्स आपने बतानी है, और साथ आपने बयान हल्फी देना है इस बात का कि आपने रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये सब बातें आपने साथ मेंशन करनी है। शेल बी साइंड बाय एन इंडिविजुअल, आपने अपने ऑटोग्राफ भी देने हैं भाई नीचे। ठीक है जी। एंड इन अदर केसेस, अदर केसेस से क्या मुराद है? अदर केसेस से मुराद है कंपनी या AOP। कंपनियां AOP खुद तो चलकर रिटर्न नहीं जमा करा सकती, उस सूरत में कौन साइन करेगा? इट शेल बी साइंड बाय पर्सन रिप्रेजेंटेटिव। AOP का जो भी नुमाइंदा होगा या कंपनी का जो भी नुमाइंदा होगा वो अपने साइन करेगा। तो सर, कंपनी का नुमाइंदा डायरेक्टर होगा और AOP का नुमाइंदा मेंबर होगा। ठीक है, वो ठीक है, ओके। खामोश खामोश क्यों है? आपको आपके बकरे याद आ रहे हैं? शेल कंटेन एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर रिटर्न। जी, इसके अंदर क्या होगा जी? आपने जो रिटर्न जमा कराई होगी, सॉरी, रिटर्न का जो टैक्स जमा कराया होगा उसका एविडेंस। भाई होता भला क्या है? होता कुछ ऐसे है, मिसाल के तौर पे ये आपका रिटर्न का फॉर्म है, इस पे आपने सारी कैलकुलेशन की और टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट आ गया 500 रुपया। अब यहाँ पे ना एक बटन बना होता है सबमिट का, वो फ्रीज होता है, आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते। इस 500 रुपये का पहले आप चालान क्रिएट करेंगे। वो एक तरीका होता है ऑनलाइन, आपका ID कार्ड वगैरह एंटर करके ना तो वो निकलता है चालान। तो जब वो चालान आपका निकलेगा ना तो वो चालान का प्रिंट आउट लेके जिस पे 500 लिखा होगा आप चले जाएंगे बैंक में और बैंक वाले को कहेंगे भाई ये 500 रुपये जमा कर दो। जैसे ही आप उसको 500 रुपया देंगे वो इसके ऊपर ना स्टैंप लगाएगा और अपने सिस्टम में आपके ID कार्ड के रेफरेंस से एक एंट्री कर देगा। जैसे ही वो ID कार्ड
कि रेफरेंस एंट्री करेगा ना सिस्टम में, ये पेड एनेबल हो जाएगा। और जब आप घर वापस आके अपनी रिटर्न ओपन करेंगे ना, तो ये सबमिट का बटन एक्टिवेट हो चुका होगा और फिर आप इसको सबमिट करेंगे। और ये जो पेड की होती है ना स्टैंप, पेड स्टैंप वाला ये चालान, या आपने साथ ना अटैच भी करना होता है, अदरवाइज ये एरर दे देता है कि प्लीज़ अटैच दी एविडेंस ऑफ टैक्स पेमेंट स्लिप। जैसे आप लोग अपना एडमिशन नहीं ऑनलाइन भिजवाते हैं, तो कोई अटैचमेंट मिस हो जाए तो वह मैसेज दे देता है कि प्लीज़ अटैच दैट डॉक्यूमेंट, तो ये भी मैसेज दे देगा प्लीज़ अटैच दिस डॉक्यूमेंट, तो आपको ये एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स भी अटैच करना पड़ेगा। हाँ, ऑनलाइन भी हो जाती है। नहीं, ये तो मैंने बताया ना कि आप बैंक में जाते हैं, आप अपने मोबाइल से अपना बैंक अकाउंट लॉगिन करके ये पेमेंट वहाँ से भी कर सकते हैं, वो तो पेमेंट ऑफ टैक्स का मैकेनिज्म है ना। रिटर्न तो हम ऑनलाइन जमा कराएंगे, जैसे आप लोगों को CRN मिलता है ना जब आप ICAP के साथ रजिस्टर होते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, इसी तरह जब आप FBR के साथ रजिस्टर होते हैं ना, तब भी आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है। आपने वो लॉगिन करके तो फिर अपने पोर्टल पे जाना होता है, वहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं जी। हाँ जी, NTN जो मिलता है, लॉगिन पासवर्ड भी कुछ ऐसी मिलता जुलता चीज़ होती है। जैसे CRN होता है ना, CRN आपका यूज़र नेम होता है और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। यूज़र नेम आपका NTN होता है और पासवर्ड कोई भी होता है, रैंडम सिस्टम जनरेट करता है, बाद में आप चेंज कर सकते हैं, तो वो पासवर्ड होता है। वो लॉगिन करके रिटर्न वहाँ लॉगिन पोर्टल से जमा होती है, ओके। लेकिन ये तब तक जमा नहीं होगी जब तक ये पे नहीं हो जाएगा और ये अटैच नहीं हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ओके, सब अच्छा है। खूब दबा के मेरा भाई बकरे खा के आया। आगे चलें। शेल कंटेन अ वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है मेरे भाई? ये हम सेक्शन 116 में पढ़ेंगे। वैसे लग ही रहा है जायदाद की स्टेटमेंट, जो भी आपके नाम पे जायदादें होंगी वो आपने बतानी होंगी, 116 सेक्शन में पढ़ेंगे। एंड शेल बी अकम्पनीड विद अ फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट। अगर आपके बैरून मुल्क कोई इनकम है या बैरून मुल्क कुछ असासे हैं, उसकी भी एक स्टेटमेंट है, वो 116A में पढ़ेंगे। तो क्यों हंस रहा है? वो 116A में पढ़ेंगे हम, ठीक है जी, 116A में। तो 116 और 116A उधार रहा मेरे ऊपर। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा, इंशाल्लाह परसों वक्त आ जाएगा, कल आएगा परसों आएगा? कल क्यों नहीं आएगा? कल ऑन नहीं है? तो आप लोग आए क्यों है वापस? पहले मुझे ये बताएं, आप में से आउट ऑफ सिटी का कौन कौन है? सारे? तो क्यों आए हैं, करने क्या आए आप? आज की क्लास तो कल की भी क्लास ले लें फिर, तो संडे है तो क्या है, ऐसे ऐसे ही आ गए। मैं तीनों क्लासों में मैं दरवाज़ा खोल के मैंने कहा अल्लाह करे कोई ना बैठा हो, अल्लाह करे कोई। अब आप लोग भी ना मुँह उठा के आ ही जाते हैं। आया करें, अच्छी बात है। ठीक है जी, सब अच्छा है, ओके। ले जी, किसी का कोई सवाल इन 6 पॉइंट्स में? सर F पॉइंट को लेके बताएं सर। कैमरे की आंख देख रही है, बड़ा ध्यान से पूछिएगा सवाल। अच्छा, ये ज़ाती सवाल है या ये वाकई सवाल है? अच्छा, मार्केट को देखते हुए, भाई ने मार्केट की पे गहरी नज़र रखी हुई है। जी सर, मार्केट में एक बंदा ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे रहा है, ओके। सारे फॉरेनर्स हैं, बाहर के हैं, बैरून मुल्क के हैं। उस पर टैक्स क्या हो के आएगा? सर दोनों बातें हो सकती हैं। आपने वो फॉरेन सोर्स इनकम कमाई है, ओके, आप रेजिडेंट हैं, आपकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल है। उस मुल्क के असूलों के मुताबिक हो सकता है कि वो बंदा वहाँ पे भी आपके नाम पे टैक्स जमा करवाए, क्योंकि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है, तो उस पे आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में टैक्स क्रेडिट। और जब वो इनकम पाकिस्तान में आएगी, आप उसको नॉर्मल तरीके से टैक्स करवा के उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट जो है वो ले लेंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो होता है। बड़ा सिंपल सा है सर, ये डिपेंड करता है इस पे जो आपने पढ़ा हुआ है लोअर ऑफ, उस पे देख लें आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना बनता है। जितना ज़्यादा एवरेज रेट ऑफ टैक्स बनेगा उतना ही ज़्यादा आपका टैक्स क्रेडिट होगा। इस पे मैं ये तो नहीं कह सकता कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है। हाँ जी, दोनों मुल्कों से तो नहीं, पाकिस्तान में मिलेगा क्योंकि टैक्स तो आपने यहाँ पे देना, वहाँ पे क्यों मिलेगा टैक्स क्रेडिट? वो तो उन्होंने अपने असूलों के मुताबिक बस जमा करा दिया होगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये बस आपके लेवल पे है, ये जो मैंने आपको जवाब दिया। हालांकि इसकी टैक्सेशन ना किसी और तरीके से होती है, वो सेक्शन 154A में लिखा हुआ है, ऐसे नहीं है जैसे मैंने आपको बताई है। नहीं, आपके कोर्स में नहीं है, मैंने इसलिए आपको बताया ही नहीं है वो, क्योंकि मैं अगर आपको वो बता दूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमें बस इतना पता है कि बाहर के मुल्क से अगर हमने कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है ना, और बाहर के मुल्क में टैक्स पे हो गया है, तो हमें उसका पाकिस्तान में क्रेडिट मिल जाएगा, ख़त्म हुई बात। बस हमारे लेवल पे बात ये है। लेकिन डिस्क्लेमर हो सकता है कोई मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो,
बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, वो ये सुन के कहे यार ये क्या बातें बता रहा है। तो मैं पहले बता रहा हूँ भाई ऑनलाइन वालों या फलाने वालों, सेक्शन 154A इनके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने इनको वो वाली असल बात नहीं बताई। तो बस इतनी बात आपके लिए काफ़ी है, वरना इसका असल ट्रीटमेंट ना लॉ में कुछ और लिखा हुआ है, ये मैं बता दूं, ये ट्रीटमेंट नहीं है जो मैंने आपको बताया, लेकिन आपके लेवल पे यही है। ठीक है, उसके लिए मेरा ऑफिस है, वो फीस भी मैं बताऊँ। आगे चलिए, चलें आगे, चलें। और कोई सवाल? इज रिटर्न फाइल इलेक्ट्रॉनिकली कंसिडर्ड एज करेक्ट अंडर द लॉ? सर जो आप रिटर्न लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन सबमिट करेंगे, क्या वो वैलिड होगी, क्या वो दुरुस्त होगी? A returned file electronically on web or any computer readable media will also be treated as return. जी भाई वो भी रिटर्न होगी। सर ये 2014 से पहले पहले ना लोग जाते थे प्रिंट आउट लेके रिटर्न की फॉर्म का, पेन से फिल करके जाके FBR सबमिट कराने जाते थे। 2014 के बाद इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल निकाल दिया, अब आप घर बैठे खुद ही अपनी रिटर्न जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब वो दौर गुजर गए भाई। तो किसी ने पूछा कि भाई मुझे बताएं कि मैं जो ऑनलाइन सबमिट कर रहा हूँ ये वैलिड भी है, क्योंकि आपको पता है जो हम लोगों के बुजुर्ग हैं ना, उनको ये बातें समझ नहीं आती। वो कहते हैं यार ये क्या होता है, ये क्या होता है कि तुमने सॉफ्ट में डाटा मेंटेन किया हुआ है, ये क्या स्क्रीनशॉट रख लिया है, इसका प्रिंट निकालो और फाइल में लगा के रखो, ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन हम माशाल्लाह ज़रा एक स्टेप उनसे एडवांस बनने की कोशिश करते हैं, है नहीं, कोशिश करते हैं, और हम कहते हैं नहीं जी अब वो पेपरलेस एनवायरनमेंट है, क्या प्रिंट आउट निकाल के तो फाइलों में लगाओ, बस मैंने ICAP को फीस पे की है, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर दिया बस, या मैक्सिमम दोस्त को व्हाट्सएप कर दिया तो हमेशा के लिए सेव हो गया। हम तो ये हरकतें करते हैं। हालांकि अब अब्बा जी कहते हैं बेटा जी जो पेमेंट किया ना इसका प्रिंट लो और प्रिंट लेके फाइल में लगाओ, प्रॉपर फाइल बनाओ, ताकि कल को जवान होकर अपने बच्चों को दिखा सको, देखो मैंने कितनी कितनी फीसें दी हैं, 6-6 दफ़ा एक पेपर की फ़ीस दी हुई है मैंने। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ना वो सवाल पूछा गया, बुजुर्गों ने पूछा कि सर ये क्या ऑनलाइन आप हमें ले आए हैं, हमें तो बस यही समझ आती है कागज़ जाके जमा कराओ तो वो सबमिट होता है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये भी रिटर्न है, ऑनलाइन जमा करा देंगे, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिटर्न। द बोर्ड में मेक रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द डाटा ऑफ रिटर्न्स। किस तरह का डाटा ऑनलाइन आप डालेंगे ये बताएगा वो। जैसे आपको पता है ना कि आप लोग ICAP के जब दाखिले भेजते हैं तो वो कहता है कि जी ओनली PDF फाइल्स विल बी अटैच्ड। तो ये PDF बेसिकली एलिजिबिलिटी ऑफ द डाटा है कि किस तरह का डाटा आपने अटैच करना है। तो रिटर्न के अंदर भी वो बताएगा कि किस तरह का डाटा आपने साथ इसमें इनपुट करना है। इंटरमीडियरीज, ये इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ये सर मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में ना एक डॉक्टर साहब हैं जो लोगों के दांत निकालने का काम करते हैं। अब उनको रिटर्न तो सबमिट करनी नहीं आती, उनको पता लगा कि मेरे मोहल्ले में एक शौकत रहता है जो कि टैक्स पढ़ रहा है और टैक्स का भी चैप्टर 15 पढ़ रहा है, इसको पता है रिटर्न कैसे सबमिट करानी है। वो डॉक्टर साहब ने कॉल की कि डॉक्टर यार आप मुझे ज़रा रिटर्न तो मेरी सबमिट कर दे। अब आप क्या कर रहे हैं जी, आप अपने सिस्टम पे बैठ के डॉक्टर साहब आपको डाटा बताते जा रहे हैं और आप वो डाटा उनके रिटर्न में सबमिट करते जा रहे हैं, फीड करते जा रहे हैं, सॉरी। और जब डाटा मुकम्मल हुआ आपने सबमिट कर दिया। अब आपने असल में क्या किरदार अदा किया, आपने डॉक्टर साहब से डाटा लेके तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसमिट कर दिया, आप इंटरमीडियरी हैं। ठीक है, तो यहां पे वो बता रहा है कि बोर्ड असूल बना सकता है इंटरमीडियरीज हु विल डिजिटाइज द डाटा ऑफ रिटर्न्स। आप लोग क्या करेंगे, रिटर्न्स में डाटा फीड करेंगे एंड ट्रांसमिट इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे सबमिट कर देंगे अंडर देयर डिजिटल सिग्नेचर। और सर कभी ICAP को दाखिला भेजते हुए अपने साइन किया ऑनलाइन, ऐसे करके शबाक करके आप साइन करते हैं ऑनलाइन, वो होते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पे भी आपको यही करने पड़ेंगे जी, बस वो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। तो आपने वो साइन करके तो क्या करने हैं जी, सबमिट कर देने। तो इंटरमीडियरी वो बंदा होता है जो कि टैक्स पेयर से डाटा उठाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देता है। और ठीक है, आगे चलें। एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग से मिलते जुलते जितने भी असूल हैं वो सारे FBR बना सकते हैं। ठीक है, उसके पास तैयार है। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? क्यों आए यार आप लोग, मेरा आपसे सवाल है। आगे चलें, पॉइंट नंबर 3। तू क्यों आया? पढ़ने आया। पढ़ तू रहा नहीं डरा। कितना पढ़ा तूने ईद की छुट्टियों में, सच सच बताई? एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। ये देखो, हाँ जी सर आप तो किताबें नहीं लेके गए थे। जी भाई कुछ 4-5 चैप्टर भाई ने क्या बस ऐसे कंटेंट से देख लिए, क्या किया? ऑलमोस्ट सारे चैप्टर। हाँ जी, आपने कितना पढ़ा? कुछ भी नहीं। जी आपने? चेहरा छुपा लिया। जी आपने? कुछ भी नहीं। कितना का पढ़ लिया?
जी आपने कितना का पढ़ लिया? न्यू चैप्टर पढ़ाए थे, ओल्ड भूल गए हम? वो रिवाइज थे सारे। अगर आई कैप कहे कि कल पेपर दे दो, क्या बात है, ये लेवल होना चाहिए जी। न्यूमेरिकल पूरे किए हैं, कुछ लोगों ने चेहरे छुपा लिए, कुछ लोग तो किताबें नहीं लेकर गए होंगे, ऐसे दुर्चंदा सितारे होंगे, किताबें इधर ही छोड़ गए। तू उसमें से एक है। अजीब लोग हैं यार, पता नहीं आप लोग 7 दिन करते क्या रहे? क्या करता रहे तू 7 दिन? यार सैटरडे संडे मंडे, नहीं पिछले सैटरडे मेरा तो ऑफ था। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 7 दिन बनते हैं। क्या किया मेरे भाई ने सैटरडे को? बता मेरा भाई क्या किया था पिछले सैटरडे को? सो गए। संडे को क्या किया मेरे भाई ने? सो गए। मंडे को क्या किया? बस 7 7 दिन सोया रहा है मेरा भाई। यार तू पक्का पक्का क्यों नहीं सो जाता? अजीब आदमी है यार, मतलब 7 दिन, मुझे 7 दिन मिले हो ना, मैं अन्नी मचा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अन्नी मचाई तो यहां तक पहुंच गए ना। नहीं कौन लोग हैं जी? वैसे बकरे की जगह आप लोगों को होना चाहिए था, आप लोग तो फारग होते हैं ना सारे जी। कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम? वो बकरा भी देख के कहता होगा कैसा आदमी है, 7 दिन हो गया पढ़ ही नहीं रहा जी, वेला जब देखो मेरे सामने बैठा रहता है, ऐवी मेरी शक्ल देखी जा रहा है, अजीब आदमी है यार। कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम अ पर्सन फॉर अ तेरी खैर फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 months? सर हमने तो सुना था रिटर्न पूरे साल की जमा होती है। ये कहता है कि क्या कमिश्नर किसी शख्स से 12 महीने से कम अरसे की, यानी 1 साल से कम अरसे की रिटर्न मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है सर, अब ये पढ़ लेते। द कमिश्नर में गिव नोटिस टू अ पर्सन। सर कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को नोटिस देके कह सकता है टू फर्निश अ रिटर्न, के रिटर्न जमा कराओ फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 months, 12 महीने से कम अरसे की रिटर्न जमा कराओ। किन सूरत हाल में? इफ द पर्सन हैज डायड। सर क्या मौत सिर्फ 30 जून को ही आती है? फरिश्ता कहे नहीं जी टैक्स ईयर एंड हो गया, आओ चलें, अब अगले टैक्स ईयर पे अगले लोगों की बारी। नहीं सर, मौत तो किसी भी टाइम आ जाती है, ऐसे ही है। तो सर अगर एक शख्स की वफात 15 जनवरी 2024 को हो गई तो सर फिर क्या होगा? जाहिर बात है 6.5 महीने टैक्स ईयर के उसकी इनकम होगी, तो वो 30 जून के बाद भी 6.5 महीने ही रहने हैं और वो मरने वाले दिन भी 6.5 महीने रहने। तो कमिश्नर कहेगा यार क्या फ़ायदा इतना डिले करने का, तब भी 6.5 महीनों का टैक्स आना है, आज भी 6.5 महीनों का टैक्स आना है, तो कल करो तो आज, आज करो तो अभी, अभी टैक्स दे दो, अभी टैक्स दे दो। और वो टैक्स कैसे वसूल होगा? चैप्टर 4 में आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ चुके हैं। तो सर बस ठीक है, अगर एक शख्स वफात पा गया तो फिर 12 महीनों से कम अरसे की रिटर्न इस सूरत में मांगी जा सकती है। ठीक होगी बात? द पर्सन हैज़ बिकम बैंकरप्ट और गॉन इनटू लिक्विडेशन। पता ये लगा कि एक शख्स जो है वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा, वो अपनी लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर पा रहा, उसके एसेट्स कम हो गए, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई। तो कमिश्नर को अपनी पड़ जाएगी कि भाई इसके तो आज ही हालात हैं, तो 30 जून पे ये तो बिल्कुल ही फारिग होगा, तो पहुंच जाओ अभी इससे टैक्स लेने, अभी टैक्स लेने पहुंच जाओ, इसको कहो कि भाई रिटर्न जमा कराए और टैक्स पे करे, पता लगे बाद में इसके पास टैक्स देने के लिए पैसे ही ना हो। तो अगर एक शख्स लिक्विडेशन में चला गया या बैंकरप्ट हो गया तो फिर उस सूरत में भी क्या होगा? उस सूरत में भी उससे 12 महीने से कम अरसे की रिटर्न मांगी जा सकती है। द पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली। बेटा शौकत अब्बू शौकत से कहता है, अब्बू शौकत जी बेटा शौकत, अब्बू अब्बू शौकत पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा, एम मैं सीए कर रहा हूँ, सीए करके भी मैंने ख्वार ही होना है। हाँ बेटा शौकत ठीक कह रहे हो, ये जो पुराने लोग थे वही कुछ कर गए, नए तो सारे फारग हैं, ना इनको कुछ आता है ना ये लोग पढ़ते हैं, 7 7 दिन ज़ाया करते थे। तो बेटा शौकत तुमने इधर कुछ नहीं करना, बाहर जाके अंग्रेज़ों के कुत्ते ने ला लो, उसमें तुम्हें फिर कुछ डॉलर मिल जाएंगे, इधर तो तुमने सीए नहीं करना, फारग आदमी हो तुम। हाँ अब्बू शौकत मैं यही सोच रहा हूँ। तो अब्बू शौकत गाड़ी पर ले जाते हैं सीधा एयरपोर्ट ही, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मुझे ड्रॉप करें, मैं जहाज़ पे बैठ के फिर निकलता हूँ, कोई अमेरिका कोई अच्छे मुल्क जाता हूँ, वहाँ पे कोई पैसे वैसे कमाता हूँ। गाड़ी का शीशा खुला था और साथ बाइक पे था कमिश्नर। कमिश्नर ने सुन लिया, उसने कहा अच्छा अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली। अब बेटा शौकत आगे आगे और कमिश्नर शौकत पीछे पीछे। अब एयरपोर्ट पे जाके पकड़ लिया, हाँ किधर जा रहा है तू? बेटे शौकत, कमिश्नर शौकत मैं जा रहा हूँ अमेरिका, हमेशा के लिए। हाँ मैं एक दफ़ा गया, मैंने नहीं वापस आना फिर। अच्छा जाते जाते रिटर्न जमा करा के जा। तो अगर कोई शख्स पाकिस्तान से पक्का पक्का वापस बाहर जा रहा हो तो उस सूरत में उस शख्स से भी 12 महीने से कम अरसे की रिटर्न मांगी जा सकती है कि जाने वाले
जाते जाते रिटर्न ही दे जा, अल्लाह तेरा भला करे। ठीक होगी बात। तो जहाज़ टेक ऑफ करने से पहले उसको पहले ऑफलोड किया जाएगा जहाज़ से, उससे रिटर्न भरवाई जाएगी, फिर उसको भेजा जाएगा। ठीक होगी बात। सॉरी, नहीं, जो लोग मुल्क से बाहर भेजते हैं, मैं जिनको हम खुद भेजते हैं, मैं समझा नहीं। हम खुद भेजते हैं, हम कौन भेजते हैं? हुकूमत भेजती है। हुकूमत किनको बाहर भेजती है? वो जो नौकरी पे होते हैं लोग। जी, किसने भेजा हुआ है? वो सर वो परमानेंटली नहीं होता ना। ये तो है कि पक्के पक्के बाहर जा रहे हैं, वो पक्के पक्के थोड़ी जाते हैं बाहर, वो तो हालात ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो जब हालात ठीक हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो ठीक हो गए तो वापस आ गए, क्या मसला हुआ? परमानेंटली तो ना हुआ है। नहीं, अच्छा, कुछ लोग परमानेंटली अंदर भी जाते हैं। अच्छा सॉरी, कुछ बाहर जाते हैं, कुछ अंदर भी जाते हैं। तू क्यों बोलता है? ये वो नहीं, वो है जी। नहीं नहीं, देखें यहाँ पे ना एक ग्रे एरिया है, इंटेंशन है बेसिकली। इंटेंशन है कि जी क्या ये बंदा परमानेंटली जा रहा है, ये आप किसी के दिल में झांक के नहीं कह सकते कि ये बंदा पक्का पक्का बाहर जा रहा है, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ना ये इंटेंशन पे होता है। लेकिन उस सूरत में जिसकी आप बात कर रहे हैं वो परमानेंटली नहीं था, वो कहीं नहीं लिखा था कि जी ये परमानेंटली है, ये पक्के पक्के हैं, ये आज के बाद नहीं आएंगे। वो नहीं होता ऐसा। तो ये केसेस वैसे ना लिखा तो यहाँ पे हुआ है, पर ये केसेस कम ही है, मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। अच्छा, जो इसने आखिरी पॉइंट लिख दिया ना, ये पहले ही बता देता हमें। द कमिश्नर अदरवाइज कंसिडर्स इट अप्रोप्रिएट। कमिश्नर को जब लगेगा रिटर्न मांगना मांग लेगा, तू पहले ही लिख दे ये पॉइंट, बाकी तीनों उड़ा दे। जब तूने मर्जी पे लानी है बात तो फिर ख़त्म हुई बात। एनीवेज, उसने अपने पॉइंट बढ़ाने थे, उसने बढ़ा लिए। तो कमिश्नर जब भी उसको मुनासिब लगेगा वो आपसे 12 महीनों से कम पीरियड के रिटर्न मांग लेगा। द रिटर्न विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। नोटिस के अंदर जो तारीख लिखी होगी उस तारीख तक रिटर्न जो है वो सबमिट की जाएगी। कमिश्नर ने नोटिस में कहा, शौकत मरने वाले हो या मर गए हो, शौकत बैंकरप्ट हो गए हो, शौकत पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो, या शौकत मेरी मर्जी। डी में तो ये है ना, मेरी मर्जी। 30 जून तक रिटर्न, सॉरी 30 जून तो साल का आखिर हो जाएगा, 31 मार्च तक रिटर्न जमा करा दो। तो आपको करानी पड़ेगी, जितने दिन होंगे, 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन, आपको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कमिश्नर के आगे किसकी चलती है? जैसे अम्मी के आगे किसी की नहीं चलती ना, कमिश्नर के आगे किसकी चलती है? किसी का सवाल नहीं सर, वो नहीं वो तो सर हमने पढ़ लिया था ना, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, उनकी तो अपनी अपनी रिटर्न्स करानी ही करानी है। ये तो है कि वो खुद से, अब जैसे अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, आगे मुझे कह दे कमिश्नर 21 जून तक की रिटर्न जमा करा, तो मुझे करानी पड़ेगी। वो तो करानी है भाई, पूरे साल की तो करानी है, वो तो अपनी जगह पे कायम है बात। कोई सवाल? सब अच्छा है। वो सर आप क्यों दीवार के साथ सर मार रहे हैं? कोई टेंशन है, परेशानी? आपको बकरा याद तो नहीं आ रहा? मैं कहा भाई बकरे से उदास हो गई। पॉइंट नंबर 4, यार तू चुप कर जा, बोली जा रहा। एक तो सोया है, पढ़ के कुछ नहीं आया, ऊपर से बातें कर रहा है। अच्छा, पढ़ के आया नहीं 7 दिन और आज कहता है आज मैं पढ़ने आया हूँ। कुर्बान जाऊँ मैं तेरी इस फिलोसफी पे। कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम अ पर्सन? ये क्या बात हुई? क्या कमिश्नर आपसे रिटर्न मांग सकता है? हाँ, तो फिर और फसाद की जड़ ही कमिश्नर है। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, अगर आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई, कमिश्नर में बाय नोटिस, सर वो आपको नोटिस भेजेगा, कबूतर भेजेगा जिसके मुंह में रुक्का हो, रुक्का ही कहते हैं ना उसे, रुक्का होगा। रिक्वायर हिम टू फाइल इट विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। लें जी, अब यहां पे आपको एक बात समझानी पड़ेगी। ओ भाई, कभी आई कैप का रिजल्ट घर आया? हमने एड्रेस नहीं दिया हुआ घर का, हमने तो दोस्त का एड्रेस दिया हुआ, उसके घर जाता। अच्छा, रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट पे ना कागज़ के ऊपर एक तारीख लिखी होती है, 17 जून 24, और जब आपको ये ख़त मिलता है तब होती है 19 जून 24। ऐसे ही है, यानी कि रिजल्ट के ऊपर डेट कुछ और जिस दिन आपको ये रिजल्ट मिला उस दिन डेट कुछ और। सर इसको बोलते हैं डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ नोटिस।
इसको बोलते हैं डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। जिस दिन आपको नोटिस मिला, तो सर यहां पे वो कहता है कि अगर एक शख्स ने रिटर्न जमा नहीं करवाई, कमिश्नर आपको कह सकता है टू फाइल इट, के फाइल करो विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ नोटिस। नहीं सर, जिस दिन आपको मिला उस दिन से आगे 30 दिन। सर प्रिंटिंग की बात नहीं हो रही, प्रिंटिंग की बात नहीं हो रही, सर्विस की बात हो रही है। और सर्विस में भी मिलने वाला दिन काउंट नहीं होगा। 20 जून विल बी द फर्स्ट डे। ओके, तो जिस दिन मिला होगा वो पहला दिन नहीं होगा, उससे अगला दिन पहला दिन होगा। तो यहां से आगे 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी पूरी रिटर्न जमा करानी है। यहां पे पूरे साल के रिटर्न की बात हो रही है, साल से कम की रिटर्न की बात 0.3 में हो चुकी है। और ठीक है, तो भाई आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न जमा करानी है। कमिश्नर में अलाउ अ लॉन्गर पीरियड और अ शॉर्टर पीरियड। ठीक है, कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो 30 की बजाय 60 दिन दे दे या 30 के बजाय 3 दिन दे दे। तो कमिश्नर के पास तो सारी शक्ति हैं भाई, मैंने पहले ही बता दी तो सारी फसाद की जड़ है ही कमिश्नर। तो ठीक है, सब अच्छा है। किसी का कोई सवाल? सर 1 मिनट देते हैं, सर 1 मिनट दीजिएगा। ओके जी, पॉइंट नंबर 5। सवाल ये है कि कमिश्नर आपसे पिछले कितने सालों की रिटर्न मांग सकता है? क्या 1947 की रिटर्न मांग सकता है आपसे? अपनी तरफ से नो सर, आपको कैसे पता? 6 साल? कैसे 6 साल? क्योंकि रिकॉर्ड 6 साल का रखना है। भाइयों ने कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश की कि जी पिछले 6 साल का चूंकि रिकॉर्ड रखना होता है, इसीलिए वो रिटर्न भी 6 साल की मांग सकता है। मैंने कहा था आपको कमिश्नर को इजी नहीं लेना, फसाद की जड़ है कमिश्नर। चुप कर जा। ओके, यहां पे मौजूद है इस वक्त कमिश्नर। ये कमिश्नर है। 2 लोग हैं जी, एक का नाम है वसीम अकरम, एक का नाम है वकार यूनस। वसीम अकरम साहब ना कभी कभार रिटर्न जमा करा देते हैं, जब दिल करता है करा दी, दिल किया ना कराई, बस ऐसी मर्जी के मालिक है। वकार यूनस, वो यार रिटर्न कौन जमा कराता है यार? वसीम यार तुम फारग हो, एवं रिटर्न जमा कराते हो। आज तक किसी का कोई फ़ायदा हुआ रिटर्न जमा कराने का? ओके, तो भाई 2 लोग हैं, एक वो जो कि रिटर्न जमा करा रहे हैं कभी कभार, एक वो लोग हैं जो कि रिटर्न जमा ही नहीं करा रहे। पढ़ें जी। फॉर हाउ मैनी लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स कमिश्नर कैन डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम अ पर्सन। पिछले कितने सालों की रिटर्न कमिश्नर मांग सकता है? द अबव नोटिस। सर कौन सा नोटिस? सर पॉइंट नंबर 4 वाला नोटिस। पॉइंट नंबर 4 वाला नोटिस। तो पॉइंट नंबर 4 वाला नोटिस कौन सा था? रिटर्न जमा कराने वाला नोटिस। तो रिटर्न जमा कराने वाला नोटिस मे बी इशूड फॉर एनी ऑफ लास्ट 6 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। बोलो बोलो, बोलते नहीं अब, तब तो बड़ा बोल रहे थे सर 6 साल, बोले अब अपनी फनकारियां शुरू कर देते हैं। तो भाई जी ये जो नोटिस है पिछले 5 सालों के लिए इशू हो सकता है। हाँ जी, हूं दसो। अब डाटा क्यों 6 साल का मेंटेन होता है? असेसमेंट पढ़ेंगे ना तो खुद ही समझ आ जाएगी। असेसमेंट पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी कि 6 साल क्यों है, बाकी बात वहाँ लिखी है। तो फिलहाल 5 साल तो कवर करेंगे ना, 1 साल रह गया वो भी कर लेंगे। ठीक है जी, तो पिछले 5 साल का डाटा मंगवाया जा सकता है। फर्दर इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। क्या कहना क्या चाहते हो? वो कह रहा है कि अगर आपने पिछले 5 साल में एक दफा भी रिटर्न जमा नहीं कराई, मुझे तो वकार यूनुस की बात लग रही है, मुझे तो वकार यूनुस की बात लग रही है, पिछले 5 साल में एक दफा भी रिटर्न जमा नहीं कराई। ओ बोलो तो सही। नोटिस में बी इशूड फॉर 1 और मोर ऑफ द लास्ट 10 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। हाँ जी, हूं ना हो ना जरा। वो कहता है कि जिस शख्स ने रिटर्न पिछले 5 साल में एक दफा भी जमा नहीं कराई, 1 2 3 4 5, एक दफा भी जमा नहीं कराई, इसको तो बुलाओ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2014 तक का डाटा इससे मंगवाया जा सकता है।
तो सर अब मुझे बताएं कि 5 साल वाली बात किसके लिए हुई थी? वो उस शख्स के लिए हुई थी जिसने 5 साल में कम से कम एक दफ़ा भी रिटर्न जमा करा दिया। तो अगर आपने पिछले 5 साल में एक दफ़ा भी रिटर्न जमा नहीं कराई तो फिर आपसे 10 साल का डाटा मांगा जा सकता है। और अगर आपने पिछले 5 साल में एक दफ़ा भी रिटर्न जमा करा दी तो फिर आपसे सिर्फ 5 साल का डाटा मांगा जा सकता है। यानी कि वसीम अकरम साहब को 2018 तक मुक्ति मिल गई और वकार यूनुस साहब को 2013 तक मुक्ति मिल गई। और ठीक है, और समझ आ गई। आप कौन हैं, वकार यूनुस के वसीम अकरम? हाँ जी। तो सर 2014 में जो आप लोगों ने गुल खिलाए थे ना, रिकॉर्ड रखिएगा उसका। किसी भी टाइम कमिश्नर आपसे मांग सकता है, हाँ भाई शौकत किधर 5 साल में रिटर्न जमा कराई? नहीं सर, ले आओ 14 के रिटर्न, ले आओ 15 के रिटर्न, ले आओ 16 के रिटर्न, किसी भी साल का डाटा मांग सकता है। लेकिन जब मेरी बात होगी तो मेरे से वो कहेगा ना लाओ 17 के रिटर्न, मैं कहूँगा कमिश्नर टाइम बार्ड हो चुकी है, क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों में हर साल में रिटर्न जमा कराई हुई है, तुम 5 साल से पीछे जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो कमिश्नर 1 सेकंड में केस हार जाएगा और आपका भाई सुरखरू हो जाएगा। हाँ 19 का मांगे, 20 का मांगे, 21 का मांगे, 22 का मांगे, 23 का मांगे, मांग सकता है, 5 साल का डाटा मांग सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों से वो 14 तक का 14 13 है, 14 2014 तक का डाटा मांग सकता है, 13 का आपसे भी नहीं मांग सकता। 13 की फिर सुनवाई आखिरत में ही होगी, फिर वही रहेगा, दुनिया से तो बच गए आप जनाब। ठीक होगी बात? वो फिर आप साबित करेंगे ना उसको कि भाई मेरा क्यों रिटर्न जमा कराना नहीं बनता था, बात तो उस तरफ निकलेगी। वो तो फिर वही असेसमेंट और अपील, लड़ाई झगड़े तो वहां पे हो रहे हैं सारे। उसने आपको कहा कि भाई 13 के रिटर्न जमा कराओ, आपने कहा भाई मैं क्यों कराऊं, मैं तो मुन्ना था उस वक्त। कह सकते हैं ना, अब मेरे पे तो कोई ऐसी कंडीशन लगती नहीं थी कि मैं रिटर्न जमा कराऊं, आपने साबित कर दिया, बस ठीक है। उसके बावजूद उसने आपके खिलाफ फैसला निकाल दिया, आप अपील में चले जाएंगे, फिर वो अपील में पड़ेंगे क्या करना है। तो यही तो मैंने कहा कमिश्नर फसाद की जड़ जी। ठीक है जी, सब अच्छा है, ओके। तो सर रूल क्या बना, अगर आपने पिछले 5 साल में 1 साल की भी रिटर्न जमा कराई है तो 5 सालों का डाटा, और पिछले 10 सालों में पिछले 5 सालों में एक दफ़ा भी रिटर्न जमा नहीं कराई तो 10 सालों का डाटा। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, मासूमाना सवाल। सवाल मेरा ये है, उसने आपसे 2014 की रिटर्न मांग ली, मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है, मांग सकता है। अच्छा, डाटा तो 6 साल तक का रखना होता है, आपने डाटा सारा उड़ा दिया, 1 2 3 4 5 6, डाटा आपके पास 18 तक का है, 17 16 15 14 आपने जला दिया हुआ है, या आपने बच्चों को उसके जहाज बना के दे दिए, ले उड़ा। अब सवाल मेरा ये है कि अब आप रिटर्न कैसे जमा कराएंगे? नहीं, कंपैरेटिव क्या होता है, आप रिटर्न कैसे जमा कराएंगे? वो आपसे लीगली रिटर्न मांग सकता है, लीगली आपके ऊपर लाजिम नहीं है एक 6 साल से पुराना डाटा रखें, तो क्या करेंगे अब आप? खुद ही बना लेगा वो? अच्छा, वो कह रहे हैं खुद ही बना लेगा जी। ये स्पेशल प्रोवीन है, रोगनी प्रोवीन है ये। अभी सादा प्रोवीन पढ़े थे, ये रोगनी प्रोवीन आ गई है। अच्छा जी, पहली दफा सुना है स्पेशल प्रोवीन है जी। गलती है कानून में यार, क्या हो गया? दिस इज अ मिस्टेक यार, सीधी सी बात है। हाँ मिस्टेक है ये, मैं इसमें गलत नहीं कह रहा। नहीं मिस प्रिंट नहीं है ये, दिस इज नॉट मिस प्रिंटिंग, ये मिस्टेक है, ये लूप होल है। आप अब खुद कहेंगे, आप 14 की रिटर्न जाके कहेंगे कमिश्नर यार खुद ही तुमने कहा था 6 साल से पुराना डाटा नहीं रखना, मैंने नहीं रखा। कहाँ लिखा है कि 10 साल का डाटा रखना है? बता दो 10 साल का, मैं रख लेता। बस ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ग्रे एरिया है लॉ के अंदर, वो वहां पे अड़ा रहेगा, वहां पे अड़ा रहेगा। वो कहेगा नहीं मैं तुमसे 10 साल की रिटर्न मांग सकता हूँ, मैं करूंगा बेस्ट जजमेंट। मैं बेस्ट जजमेंट पढ़ा था ना, याद है, खुद से वो एस्टिमेट कर लेगा। वो कहेगा नहीं मैं खोलता हूँ वकारी न्यूज़, मैं खोलता हूँ क्रिक इन्फो, 2014 में तेरी 10 करोड़ की इनकम थी, हो वजह वजह, तो फिर साबित करते 10 करोड़ नहीं थी, डाटा ही नहीं है, जला दिया हुआ है, खुद ही कहा था 6 साल से पुराना ही रखना। एक अजीब सा साइकिल बन जाएगा। तो बेसिकली फिर ये चीज़ फंस जाएगी जो फिर आगे अदालतों में ख्वार होती रहेगी, क्योंकि कानून नहीं है इसके मतलब। नहीं, एथिक्स की वायलेशन कैसे होगी? हर बंदा अपना आप कानून पे अमल कर रहा है। नहीं, कानून पे अमल हो रहा है भाई, 10 साल का डाटा वो मांग सकता है, वो आपसे मांग रहा है। नहीं आपने नहीं कराई, 10 साल का मांगेगा ही तब जब आप रिटर्न नहीं जमा कराएंगे। नहीं, ये कह रहा हूं ना, मसला मसला सुने ना, 14 की रिटर्न मांगी, मांग सकता है वो, कानून के मुताबिक है।
मेरे पास डाटा नहीं है, मैं डाटा जाया कर चुका हूं क्योंकि 6 साल से पुराना डाटा रखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं भी कानून के मुताबिक हूं। उसने बेस्ट जजमेंट कर दी कमिश्नर ने, वो कर सकता है, हमने चैप्टर 16 में पढ़ लिया था कि डाटा ना वो खुद ही एस्टिमेट कर लेगा, उसने कर लिया, वो कर सकता है, कानून के मुताबिक है। और मैं उसको कह रहा हूं 10 करोड़ नहीं बनती, वो कह रहा है साबित कर दे। मैं कहता हूं कैसे साबित करूं, मैं तो 6 साल से पुराना डाटा रख ही रहा अपने पास। तो हर बंदा अपनी अपनी जगह पे सच्चा है। अब ये तो ट्रायल जज का हो गया, हमें लग रहा है उन दोनों का हो रहा है ट्रायल, ट्रायल तो जज का हो रहा है। हाँ भी तू बता क्या करें। तो फिर इसके बारे में सर केस लॉज मौजूद हैं, बेइंतहा केस स्टडीज मौजूद हैं, इसके बारे में भी फैसले मौजूद हैं कि क्या होगा। बहरहाल हमें उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का सवाल भी नहीं आपको आएगा कि जी वकार यूनुस साहब ने रिटर्न जमा नहीं कराई थी तो कमिश्नर ने 14 की मांग ली, उनके पास डाटा नहीं था, उसने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी, तो बताएं क्या करेंगे। सर आपसे ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। नहीं नहीं, छोड़ दें, बस दफ़ा करें, क्या है ऐसी बात करनी। मैंने बस आपको लूप होल बता दिया, और लूप होल भी मैंने इसलिए बताया कि कोई एक स्टूडेंट होता है जिसने ईद की छुट्टियों में पढ़ा होता है चैप्टर 16, उसके जेहन में होता है कि यार 6 साल वहां पे थे, यहाँ पे 10 साल है, उसके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। सिर्फ उसके सवाल को आंसर करने के लिए मैंने बताया कि ये लूप होल है। और ये इस तरह के सवाल पेपर में नहीं आएंगे आपको, जो ग्रे एरिया वाले होते हैं ना, वो नहीं आएंगे। ठीक है, बड़े सीधे से सवाल आते हैं, सीधा सा टैक्स है, सीधा सा सी है, पता नहीं आप लोग क्यों टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। पास्ट पेपर कर लें, बहुत है। पास्ट पेपर हर चैप्टर के आखिर में भी है, चैप्टर 18 में भी है। मैं कहता हूँ 41 सवाल आपके चैप्टर 18 में है, एओपी के सवाल अलग हैं 7-8 बस। यार बहुत है, 50 सवाल बहुत होते हैं, इनको आपने एक दफ़ा अभी हमने कर लिया, एक दफ़ा अगस्त में 2 दफ़ा कर लीजिएगा, 3 दफ़ा आपने किए होंगे, वो बहुत है। ये आ गए सारे, ये 50 समझ आ गए, 3-3 दफ़ा हो गए, 3-3 दफ़ा कर लेना पहले, उसके बाद जाइएगा दूसरों पे। अगर आपको लगता है नहीं जी मैं तो 5 अगस्त तक सारे कर लूँगा, तो बाकी अगस्त में करते रहिएगा। ठीक है, काफ़ी है यार, 50 सवाल बहुत होते हैं। और कितने आपने, असल में तो आपने खुद देखा होगा वो रेपिटेशन ही एक चल रही है। असल में तो बस वो चीज़ है, हर सवाल में एक दो नई एडजस्टमेंट आ जाती हैं, बस आपने वो देखनी। कानून याद हो तो काम हो जाता है। आगे चलें, ये क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, अगला जुमला आपने मुझे बताने क्यों लिखा हुआ है, द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अबव शैल नॉट अप्लाई। वो कहता है कि ये 5 साल और 10 साल वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी, अन्यवान लुट मची हुई है इन लोगों के लिए। इफ कमिश्नर इज मुतमईन दैट अ पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न हैज फॉरेन इनकम और ओन्स फॉरेन एसेट्स। वो कहता है कि अगर ऐसा कोई बंदा पकड़ा गया ना जिसके बरून मुल्क असासा निकल आए या उसकी बरून मुल्क इनकम निकल आई, तो फिर 10 साल और 5 साल वाली लिमिट नहीं है, फिर अन्य है, फिर 1947 का भी डाटा निकलवाया जा सकता है। नहीं, ये लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जुमला लिखने की क्यों जरूरत महसूस हुई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिनमें बैरून मुल्क असासा निकल आते हैं। ओ समझ गया, समझ गया, ये वो नहीं वो है। तो भाई अगर किसी शख्स के बैरून मुल्क असासा निकल आए ना, या किसी शख्स की बैरून मुल्क इनकम निकल आए, तो सर 5 साल और 10 साल वाली बात नहीं है, फिर तो अन्य वाह है। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझाने की कोशिश करता हूं, आपने बस समझनी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। असासे बने 1992 में, ठीक है जी। शक पड़ गया कि ये असासे इनके हैं 2015 में, 16 में, ओके, ऐसा ही है। कहा गया हाँ भाई क्या सीन है, 5 साल से पीछे आप नहीं जा सकते, आप क्यों पूछ रहे हैं पॉइंट। उन्होंने पॉइंट डाल दिया अंदर, हाँ जी हून दसो ना, हून आओ जरा। तो अब वो मांग सकते हैं। हाँ जी, आ गया पॉइंट, टाइम लिमिट अप्लाई नहीं हो रही। हमें शक है कि आपके बैरून मुल्क असासे हैं, 5 साल पे आपको शक था, हमने पॉइंट डाल दिया नया, अप्रूव हो गया, अब हम मांग सकते हैं। बताओ 1992, और समझ रहे हो, और समझ रहे हो, तो ये पॉइंट था वैसे। नीचे एक डब्बा है, पढ़ ले। डब्बा नहीं पढ़ रहा, शक्ल देख रहा है मेरी, बकरे की भी शक्ल ऐसे ही देख रहा था, बकरा भी इसकी शक्ल देख रहा था। बकरा अपने दोस्तों को बता रहा होगा, ये अपने दोस्तों को बता रहा है मैंने बकरा देखा, बकरा अपने दोस्तों को बता रहा है मैंने बकरा देखा, ऐसे ही है।
जी सब ओके है, सब अच्छा है। चलिए जी आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। क्या रिटर्न जमा जो कराई जाएगी उसको रिवाइज किया जा सकता है, और अगर कराया जा सकता है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसकी शराइत क्या हैं। सो कैन रिटर्न वंस फर्निश्ड बी रिवाइज सब्सिक्वेंटली, एंड व्हाट आर द कंडीशंस अटैच्ड देयर टू। इफ अ पर्सन डिस्कवर्स एनी ओमिशन और अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सर ओमिशन क्या होती है? आप कुछ लिखना भूल गए, आपने एक मर्सिडीज खरीदी थी, आप लिखना ही भूल गए, इसको कहते हैं ओमिशन। और रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होती है? आपने अपनी मेहरान को मर्सिडीज लिख दिया, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ओमिशन हो जाए या रॉन्ग, जी मेरे भाई, ओमिशन हो जाए या रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाए रिटर्न के अंदर, ही मे रिवाइज इट बाय फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। आप इसको बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं और आपने कुछ शराइत पूरी करनी है। पहली शर्त, इट इज अकम्पनीड बाय द रिवाइज्ड अकाउंट्स। सर आपको याद होगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले शख्स की बात करो सर, बाकियों की बात नहीं कर रहा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमें अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाता था, ऐसे ही है। अब सवाल यह है कि यहां से अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलता था? नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, फिर खामोश है। नहीं तो बोलें तो सही यार। इसको हम कंसिडर करते थे, इसमें कुछ ऐड करते थे, लेस करते थे और अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते थे। अब जाहिर बात है अगर आपने कोई गलती कर दी है तो इस पे भी फर्क पड़ेगा। अगर इस पे फर्क पड़ेगा तो लॉ मेकर कहता है कि रिवाइज्ड अकाउंट्स भी साथ जमा कराओ कि भाई पहले क्या मसला था, अब क्या मसला हुआ। ओके, तो आपने साथ रिवाइज्ड अकाउंट्स भी जमा कराने हैं, और अगर आप कंपनी हैं तो आपने रिवाइज्ड ऑडिटेड अकाउंट्स कराने हैं, क्योंकि ये ऑडिट की सिर्फ जो लायबिलिटी है वो कंपनी के ऊपर होती है, कंपनी ने ऑडिट कराना होता है, इंडिविजुअल और एओपी ने नहीं कराना होता। लेकिन इस कानून में तब्दीली है, अगर आप वो कानून पढ़ना चाहते हैं ना तो अगले सीजन के लिए टिकट की बुकिंग जुलाई में शुरू हो रही है और सिनेमा घरों में पिक्चर सितंबर के एंड पे रिलीज़ की जाएगी, तो उसकी भी कोई 105 किस्तें होंगी, 110 किस्तें होंगी। तो अगर आप वो देखना चाहें तो ज़रूर आइएगा, ज़रूर आइएगा। आना चाहेंगे? हरकतें तो आपकी वैसे आने वाली हैं। क्यों 7 दिन तूने कुछ नहीं पढ़ा? तुझे यार, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि मेरे पर्चे में 7 दिन है, मैं पढ़ लूँ? यार पता नहीं कौन लोग हो यार, बकरे को देखता रहा बस तू। मर्जी है तेरी यार, बकरा भी क्या सोचता होगा किसके कार आ गया मैं, पढ़ता ही नहीं है। ठीक है जी, सब अच्छा है। ओके, तो सर कंपनी है तो ऑडिटेड अकाउंट्स, अगर इंडिविजुअल और एओपी है तो सिर्फ सादे वाले रिवाइज्ड अकाउंट्स, और भाई की जबान में सादा अकाउंट्स और रोगनी अकाउंट्स। आगे चलें। हाउएवर कमिश्नर में बाय दिस कंडीशन इफ ही सेटिस्फाइड दैट फाइलिंग ऑफ दीज अकाउंट्स इज नॉट नेसेसरी। अब सर जरा इधर देखिएगा, सर जरूरी तो नहीं है कि गलती यहां पर हो सकता है ऐड और लेस में कोई गलती हो गई हो, टैक्स डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट हो गई हो, तो क्या टैक्स डेप्रिसिएशन से आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो आप उसको जाके कह देंगे कि कमिश्नर यार मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क ही कोई नहीं पड़ा, वो तो गलती यहां भी हुई थी, यहां पे थोड़ी हुई थी, तो प्लीज मेहरबानी करो। तो कमिश्नर अगर मुतमईन हो जाएगा ना तो वो कह देगा कि फाइलिंग ऑफ दीज अकाउंट्स इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना फाइल करो, कोई मसले वाली बात नहीं। वो ठीक है, सब अच्छा है। आगे चलें। द टैक्स पेयर फाइल्स द रीजन फॉर रिवीजन इन राइटिंग साइंड बाय हिम। सर आपने रिवीजन की जो रीजन है वो राइटिंग में फाइल करनी है। सर कागज पे लिखना है, ये नहीं व्हाट्सएप कर दिया कमिश्नर को, हे ब्रो व्हाट्सएप मैन, आई वांट टू गेट माय रिटर्न रिवाइज, प्लीज अलाउ मी ब्रो, टेक केयर ब्रो, विल मीट यू टुमारो ऑन शॉर्मा पॉइंट। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है हैशटैग बर्गर। ठीक है जी,
तो मेरे भाई आपने बाकायदा एक कागज़ पे लिखना होता है, प्रॉपर फॉर्मल तरीके से एड्रेस करना होता है उसे, और रीज़न बतानी होती है कि भाई ओमिट हो गई थी चीज़ या गलती हो गई थी मेरे से, अनइंटेंशनल मिस्टेक थी ये, कोई इंटेंशनल नहीं थी, तो प्लीज़ मुझे अलाउ कर दें, तो वो फिर आपको अलाउ कर देता है। ठीक है जी। BA, CA तो हो नहीं रहा, BA ही कर लेते हैं। इट इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। सर अप्रूवल के बगैर रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती, आप किधर बैठे हुए हैं। हाउएवर दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई इफ रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग और रिटर्न। सर अगर तो आपने रिटर्न जमा कराई थी 30 सितंबर 2024 को, इससे आगे 60 दिन जरा कैलकुलेट करें। मेरे ख्याल में 29 नवंबर तक 60 दिन पूरे हो रहे हैं, जरा चेक करें। अक्टूबर के 31 दिन और नवंबर के 29 दिन, 60 हो गए पूरे। सर 29 नवंबर तक आप विदाउट अप्रूवल ये वाली रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 29 नवंबर 24 को रात 12 बजेंगे और घड़ी 30 नवंबर 24 बजाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और ठीक है, सब अच्छा है। और कंप्यूटर की घड़ी पीछे कर लेना, नहीं, अपने कंप्यूटर की तारीख पीछे करके रिवाइज कर देना, हो जाएगी। और नहीं सर, आपके कंप्यूटर की नहीं, FBR के कंप्यूटर की पीछे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी फजूल बातें ना किया करें। तो भाई 29 नवंबर तक आप रिटर्न बगैर अप्रूवल के कर सकते हैं। अगर 30 नवंबर हो गया तो 60 दिन गुजर गए, अब आपको कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन एक मौका और भी है आपके पास। वो क्या है मेरे भाई, हो सकता है रिवीजन ऑफ रिटर्न के नतीजे में आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए। हो सकता है ना, आपने कोई ओमिशन कर दी, कोई स्टेटमेंट कर दी, वो ठीक करेंगे तो इनकम बढ़ जाए, हो सकता है। सर इनकम बढ़ने पे हुकूमत का फायदा है नुकसान है? क्यों फायदा है? सर टैक्सेबल इनकम ज्यादा होती है, हुकूमत का फायदा है। और अगर इनकम कम हो जाए, नुकसान है। अच्छा एक और, इसको जरा ऑपोजिट तरीके से देखें। हो सकता है आपके रिटर्न में लॉस हो, अगर लॉस में कमी हो जाए तो हुकूमत का फायदा है नुकसान है? क्यों फायदा है? सर आप देखें, हुकूमत कहेगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लॉस में कमी हो रही है, हो सकता है एक दफा और इसको गलती मिल जाए तो प्रॉफिट हो जाए, फायदा हो जाए। तो लॉस में कमी भी हुकूमत का फायदा है। लेकिन अगर आप रिवीजन ऑफ रिटर्न में लॉस बढ़ा रहे हैं तो हुकूमत का नुकसान है। सर अब आप खुद सोचें, आपके घर फूफो का फोन है कि बेटा मैं ईदी लेकर आ रही हूँ, आप अपने ड्राइंग रूम क्या, अपने गैरेज क्या, अपने बाहर का मेन गेट क्या, आप अपनी सोसाइटी के दरवाजे खोल देंगे फूफो के लिए, फूफो प्लीज कम, नहीं? और अगर फूफो कहे मैं जरा पैसे लेने आ रही हूं, आप अपने सोसाइटी क्या, अपने शहर के दरवाजे बंद कर देंगे। ओ यार दूरी रखो, बात समझ आ रही है? तो सर हुकूमत भी ऐसी सोचती है, वो कहती है कि अगर 60 दिन गुजर भी गए और उसके बाद ये बंदा रिटर्न रिवाइज कर रहा है और इसकी रिवीजन के नतीजे में इनकम बढ़ रही है या लॉस कम हो रहा है, तो मेरा फायदा है। तो यार क्यों अप्रूवल में उलझाते हो इसे, आने दो, करने दो रिवाइज, पैसे दे रहे हैं यार, टैक्स दे रहा है वो, पॉइंट। हाँ अगर ये इनकम रिवीजन में कम करता है ना, ये अपना नुकसान बढ़ाता है, इसको अप्रूवल के झंझटों में उलझा दो। अप्रूवल लेके आएगा फिर ही हम सारी रिवीजन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सर अब 2 पॉइंट बने, 60 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल के बगैर रिटर्न रिवीजन हो सकती है, और अगर 60 दिन गुजर गए, गुजरने के बाद इनकम बढ़ना या लॉस कम होना, तब भी अप्रूवल के बगैर हो सकती है। बात समझ आई? समझने के लिए अगले सफे पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, लिखा हुआ है जी, ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड ऑन 30 सितंबर 16, टैक्स पेयर डिसाइडेड टू फाइल रिवाइज रिटर्न ऑन सिनेरियो 1 15 अक्टूबर 16। सर क्या ये 60 दिन के अंदर अंदर है? तो सर अब इनकम बढ़े कम हो हमें से कोई गर्ज नहीं है, 60 दिन के अंदर तो आप अन्नी में जा सकते हैं, जो मर्जी करें। तो सर कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन आपको 15 जनवरी 2017 को ख्याल आया कि रिटर्न रिवाइज कर लेनी चाहिए। सर क्या 60 दिन गुजर चुके हैं? बिल्कुल गुजर चुके हैं। अब देखना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे कि इनकम इन द रिवाइज रिटर्न इज मोर या फिर लॉस इन रिवाइज रिटर्न इज लेस। दोनों सूरतों में क्या है, हुकूमत का फायदा है, तो सर दरवाजे खोल दिए जाएंगे, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड।
लेकिन अगर राइट साइड पे आए और देखें कि इनकम इन रिवाइज रिटर्न इज लेस और लॉस इन रिवाइज रिटर्न इज मोर, तो फिर हमें अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। और ठीक हो गया, और सब अच्छा है, यहां तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, ये बात अब लिखी किधर है? लिखा हुआ है मेरे भाई, वापस आ जाए बी ए पे। इट इज accompanied by approval of the commissioner. However, this condition shall not apply if revised return is filed within 60 days of filing a return. तो रिटर्न फाइल करने के 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी तो अप्रूवल नहीं चाहिए। सर 3 लाइनें छोड़ के नीचे है। फर्दर, नो अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज रिक्वायर्ड इफ टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज मोर और लॉस डिक्लेयर्ड इज लेस देन डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 120। अच्छा, ये 120 सेक्शन के अंदर ना रिटर्न फाइलिंग की बात हो रही है, जो पहली रिटर्न आप फाइल करते हैं ना 30 सितंबर को, उसकी बात हो रही है, पढ़ लेंगे। तो बस आप लिख दें इज लेस देन ओरिजिनल रिटर्न, ये डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 120 बेशक काट के ना इसकी जगह लिख दें ओरिजिनल रिटर्न, कि जो आपने पहले रिटर्न ओरिजिनल भरी थी, अगर उसके बरअक्स टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई या लॉस कम हो गया, सर क्या ये सिनेरियो नहीं है? टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गई, लॉस कम हो गया, तो नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। और ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाकी सिनेरियो यही बचता है, इनकम कम लॉस ज्यादा, तो उसमें फिर आपको रिटर्न की अप्रूवल चाहिए होगी। सब अच्छा है यहां तक? अच्छा, अब आपको अप्रूवल चाहिए, फॉर एग्जांपल आप 60 दिन से ऊपर भी जा चुके हैं और आपकी इनकम भी कम हो गई है। अब आप रिटर्न में अप्रूवल की रिक्वेस्ट देंगे कमिश्नर को, कमिश्नर यार इजाज़त दे दे। अब कमिश्नर के पास भी एक मखसूस वक्त है जिसमें उसने इजाज़त देनी है। पढ़े, अब ऊपर की 3 लाइनें पढ़ें। फर्दर, वेयर द कमिश्नर हैज़ नॉट पास्ड एन ऑर्डर ऑफ अप्रूवल इन राइटिंग, अगर कमिश्नर ने राइटिंग में अप्रूवल का ऑर्डर नहीं दिया फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट रिवीजन वॉज रिक्वायर्ड। सर आपने जिस दिन कमिश्नर को रिक्वेस्ट की थी ना, मिसाल के तौर पे आपने रिक्वेस्ट दे दी 15 दिसंबर 2016 को कि यार मुझे ना रिटर्न रिवाइज करने दो, उसके पास 60 दिन है, 60 दिन के अंदर अंदर उसने आपको इजाज़त देनी है या इनकार करना है, वटएवर, इजाज़त देनी है या इनकार करना है। वो कहता है कि कमिश्नर हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर, उसने आपको कोई फैसला नहीं दिया, ना हाँ का ना का, ना उसने हाँ बोली ना उसने ना बोली। इट विल बी एज्यूम दैट कमिश्नर हैज गिवन द अप्रूवल, तो हम समझेंगे कमिश्नर ने हाँ कर दी, वो वाली हाँ नहीं, अप्रूवल वाली हाँ। ओके, तो फिर कमिश्नर ने हाँ कर दी, तो इसका मतलब है कमिश्नर के पास भी 60 दिन है कि 60 दिन के अंदर अंदर तुम रिटर्न रिवाइज करने की अप्रूवल दो या ना दो, वटएवर, हाँ या ना तो करो ना। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा तो 61वें दिन आपकी रिटर्न अप्रूव्ड समझी जाएगी और आप फिर अपनी रिवाइज रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। और यही बात यहां पे राइट साइड पे फ्लो चार्ट पे आए, एक चुस्त कमिश्नर है, एक सुस्त कमिश्नर है आप जैसा, ठीक है जी। तो अगर सुस्त होगा तो एज्यूम कर लिया जाएगा कि रिवाइज रिटर्न अप्रूव हो गई है, ठीक होगी बात। अब बताएं बी ए में किसी का कोई सवाल? बी ए जरा एक दफा पढ़ लें दोबारा। जी मेरे भाई, क्या फरमाता है मेरा भाई? जी सब अच्छा है, सब अच्छा है, चलें आगे। अच्छा, सी पॉइंट जो है ना, सी पॉइंट, ये यही वाला पॉइंट है, हुकूमत का फ़ायदा हुकूमत का नुकसान, इनकम ज़्यादा इनकम कम, लॉस ज़्यादा लॉस कम, ये भी एक दफ़ा देख लें। बस ये सेक्शन जो है ना इंशाल्लाह हमने असेसमेंट में पढ़ने हैं सारे, ठीक है सर। आगे चलिए, इफ एनी ऑफ अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड द रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज एन इनवैलिड। सर अगर आपने इन तमाम बातों में से कोई भी बात पूरी ना की तो आपकी रिवाइज रिटर्न इनवैलिड समझी जाएगी, ठीक है जी। और ठीक है,
द मोड एंड मैनर फॉर सीकिंग द रिवीजन शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। सर तरीका और जरिया रिवाइज करने का बोर्ड बताएगा। अब वो रूल्स में लिखा है, वो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रूल्स आपके कोर्स में ही नहीं है। यार जिंदगी हो तो ऐसी हो, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। आप कहेंगे सर कोर्स में हो भी तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। द कमिश्नर शैल ग्रांट अप्रूवल इन केस ऑफ ए बोनाफाइड ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। सर कमिश्नर आपको अप्रूवल सिर्फ उस सूरत में देगा अगर आपकी गलती, रॉन्ग स्टेटमेंट या ओमिशन नेक नियति पर मबनी होगी। और सर यकीन करें, अल्लाह जानता है आज तक कभी मैरान से ऊपर गाड़ी देखी नहीं थी, पता नहीं कहाँ से मर्सिडीज आ गई, तो मेरे जहन में भी नहीं था कि मेरे पास मर्सिडीज है, मैंने इसलिए मैरान लिख दिया। ठीक है, या मैं सर भूल गया था मेरे पास मर्सिडीज भी है। तो आपने बस साबित करना है कि ये गलती नेक नियति की बुनियाद पर हुई है। अगर आपने साबित कर दिया तो ठीक है, कमिश्नर आपको अप्रूवल दे देगा। ना साबित कर सके तो कमिश्नर अप्रूवल नहीं देगा। अभी आपकी किस्मत। नीचे एक डब्बा है, पढ़ लें। और पढ़ ले क्या कौन रहा है, वो तो पढ़ा नहीं तो उसको कह रहा है पढ़ ले। सब अच्छा है, चलें जी आगे। वजह तो यार बस कर दे यार, ये अगले सफ़े पे पढ़ाना है, 114 तक पढ़ाना है मैंने लाजमी, आगे भी देखूंगा पढ़ाना है कि नहीं। अच्छा अगले सफ़े पे पेज 325 पे है 6A। ये इंशाल्लाह हम 31 जुलाई को 12:30 बजे पढ़ रहे होंगे। ओ मैन, 31 जुलाई 12:30 बजे क्या होगा? आखिरी 15 मिनट हमारे सेशन के, जिसके बाद मेरी छुट्टियां होंगी, ऐसे ही है ना? तो सर ये पॉइंट हमने ना बिल्कुल एंड पे पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर ना सजाएं लिखी हुई हैं। तो सजाएं तो आखिर में सुनाई जाएंगी, वो तो आखिर में सुनाई जाती है ना। तो सजाएं इंशाल्लाह 6A वाली आपको बिल्कुल एंड पे सुनाई जाएंगी। पेंडिंग लिख लें इसके साथ, पेंडिंग अराइजिंग। पॉइंट नंबर 7, सर मोहल्ले के डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया था रिटर्न फाइल करने के लिए? बिल्कुल बुलाया था, आपने उनकी रिटर्न फाइल कर दी। उसके बाद आप ना डॉक्टर के पास दांत निकलवाने गए, डॉक्टर ने बगैर टीका लगाया आपका दांत निकाल दिया, आपको दर्द बड़ी हुई। और डॉक्टर क्या कर रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरी रिटर्न भरी थी ना इतना। आपने कहा डॉक्टर तू गया, अब तू गया, आप घर आए, उस समय आपने डॉक्टर का FBR का लॉगिन खोला, उसकी सारी गलत रिटर्न भर के ना तो जमा करा दी। आपने कहा डॉक्टर तेरी ऐसी की तैसी। इफ अ पर्सन फाइल्स अ रिटर्न, अब कानून की नजर में ये रिटर्न डॉक्टर ने फाइल की है, उसको थोड़ी पता कौन लॉगिन था। अब आप उसको अपना iCAP का CRN यूजर नेम पासवर्ड दे दें, वो लॉगिन करके कुछ भी करता रहे, iCAP को थोड़ी पता है कि ये वो नहीं वो है, ऐसे ही है ना? तो सर iCAP समझेगा ये तो वो है, हालांकि ये वो नहीं वो था। तो सर यहां पे भी FBR समझेगा कि अगर एक शख्स ने अपने लॉगिन से रिटर्न फाइल कर दी तो हम तो ये समझेंगे ये इसी ने किया, ये नवाज शरीफ साहब ने किया, हालांकि वो तो शहबाज शरीफ साहब ने की थी। So if a person files a return, it will be assumed that he himself has signed it. तो ये नवाज शरीफ साहब, ये आप ही के रिटर्न है, वो चीखते रहेंगे चिल्लाते रहे, और ये मैं नहीं था, ये शहबाज शरीफ था। और मान लो मेरी बात सर, अनलेस ही प्रूव्स अदरवाइज, सर साबित कर दें शहबाज शरीफ साहब थे। यार ये देखो ये कैमरा लगा हुआ है, ये हमने कैमरे लगाए हुए हैं, तो ये देखो ये शहबाज शरीफ, देखो ये मेरा लॉगिन कर रहा है, देखो स्क्रीन भी नजर आ रही है, ये देखो इसने किया। तो अगर साबित कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज लॉ मेकर कहेगा कि भाई जी ये तो मेरी ही रिटर्न है, मैंने ही साइन की है। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल? यार अजीब लोग हैं यार। आगे चलें, मैं भी पढ़ाता जाऊंगा। बिजनेस बैंक अकाउंट क्या होता है? बिजनेस बैंक अकाउंट, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि ये वाला सेक्शन सिर्फ उन लोगों पे लगता है जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं। ओके, जो लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, ये वाला सेक्शन सिर्फ उन लोगों पे लगता है। ये वाला सेक्शन सैलरीज वगैरह पे नहीं लगता, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज वालों पे नहीं लगता। एवरी टैक्स पेयर शैल डिक्लेयर टू द कमिश्नर द बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सर आप बिजनेस की पेमेंट्स और बिजनेस की जो रिसीट्स वसूल कर रहे हैं, वो आप जिस बैंक अकाउंट में भी करेंगे, वो बैंक अकाउंट आपने कमिश्नर को बताना है कि सर ये मेरा मिजान बैंक में अकाउंट है जिसका नंबर है 0900786001 और अकाउंट का टाइटल है टेलीफंड। ठीक है, तो इस अकाउंट से मैं सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, तो आपने ये कमिश्नर को बताना है।
बिजनेस बैंक अकाउंट शैल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सर ये वाला जो सेक्शन है ना, ये गालिबन 2021 में आया था अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर 2021 के बाद जितने भी लोग रजिस्टर हुए वो तो पहली दफा रजिस्टर हो रहे थे ना, उनका तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओरिजिनल था। लेकिन जो लोग 2021 से पहले के रजिस्टर थे उनके तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुके थे एफबीआर में, उन्होंने मॉडिफाई कराना था, तो उनके लिए आ गया मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो वो कहता है कि बिजनेस बैंक अकाउंट शैल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो अभी नए नए रजिस्टर होंगे, और मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन लोगों के लिए जो पहले के रजिस्टर हैं। अब आपने अगर आई कैब में कोई चीज़ जहरी बात तब्दील करानी हो तो आप मॉडिफाई करवाएंगे ना अपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर एक नया बंदा सीए में आ रहा है वो तो नहीं रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके लिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और ठीक है, अगली बात इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि बिजनेस बैंक अकाउंट होता क्या है। मींस अ बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कारोबार का लेन देन आप जिस बैंक अकाउंट से कर रहे हैं दैट इज योर बिजनेस बैंक अकाउंट। सर याद है सेक्शन 21 में पढ़ा था कि अगर आप बिजनेस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ही खर्चा माइनस करने की इजाज़त होगी, अगर नहीं करेंगे तो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो अकाउंट जिससे आप बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो बिजनेस बैंक अकाउंट है। नहीं सर, वो बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं है, एक शर्त और भी है, डिक्लेयर्ड टू द कमिश्नर थ्रू ओरिजिनल और मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सर डिक्लेयर करना भी जरूरी है। अगर आपने बिजनेस बैंक अकाउंट तो खुलवा लिया, लेन देन उससे कर लिया, लेकिन कमिश्नर को डिक्लेयर ना किया तो वो डेफिनेशन से निकाल रहा है उसे। वो कह रहे हैं मेरी नज़र में वो बिजनेस बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सेक्शन 21 में जो पढ़ा था कि तमाम ट्रांजैक्शंस बिजनेस बैंक अकाउंट से होनी चाहिए, दो शराइत हैं बिजनेस बैंक अकाउंट की, लेन देन उस अकाउंट से हो रहा हो बिजनेस का, और डिक्लेयर्ड भी हो। अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं ना है तो खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो पेपर में सवाल आ सकता है भाई कि आपका एक बिजनेस बैंक अकाउंट है लेकिन आपने कमिश्नर को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो सर खर्चा डिसअलाउ करें, एड बैक करें। बात समझ आ गई? ओके ये अगली बात मैं आपको बता चुका हूं। ओनली बिजनेसेस दैट इज सोल प्रोप्राइटर एओपी और कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर थ्रू एफबीआर पोर्टल। जो बंदा बिजनेस कर रहा है वही ये डिक्लेयर करेगा, सैलरी वाला बंदा नहीं करेगा, कैपिटल गेन अदर सोर्सेज प्रॉपर्टी वाला बंदा डिक्लेयर नहीं करेगा। ये बात सिर्फ बिजनेस वालों के लिए ही है। लीगल इम्प्लीकेशंस फॉर नॉट डिक्लेयरिंग बिजनेस बैंक अकाउंट। अगर आपने बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर ना किया, एन एक्सपेंस इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पसेज शैल बी इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल क्या होता है जी? नॉट अलाउड, जो माइनस ना करने दिया जाए। वो कहता है कि जो खर्चा आपने बिजनेस के लिए किया होगा इस अकाउंट से जो कि डिक्लेयर नहीं हुआ, शैल नॉट बी अलाउड, वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 के तहत वो खर्चा आपको क्या कर दिया जाएगा? वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। कोई सवाल? आगे चलें। वजह? ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। पावर्स टू एनफोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। शक्तियां कौन कौन सी हैं रिटर्न जमा कराने की? तो शक्तियां जानने के लिए देखते रहिए टैक्स का एपिसोड नंबर 64। कैमरामैन अली रजा के साथ सलमान हसन, क्रिसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।